हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद जितेंद्र पर। तो जैसा कि हम लोग इतिहास की कक्षाओं को प्रारंभ कर चुके हैं और इस तक की क्लास में हम लोग या पिछली की क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इतिहास का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, उसका संक्षिप्त परिचय क्या था, उसको हम लोग पढ़े तथा इतिहास में कुछ तिथियों को कैसे ज्ञात किया जाता है, बीसी क्या है, एडी क्या है, इन सब पर हम लोग चर्चा किए थे। तो आइए आज हम उसी के आगे चर्चा करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इतिहास का कालक्रमानुसार विभाजन। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि इतिहास को कितनी भागों में बांटा गया है, यानी कि उसका सिलेबस क्या है और इसे कितने भागों में बांटा गया है। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर इतिहास के विभाजन की बात किया जाए तो इतिहास का जो विभाजन है वह दो आधारों पर किया गया है। एक होता है लिपियों के आधार पर और दूसरा होता है उपकरणों के आधार पर। तो इसमें जो है लिपियों के आधार पर अगर हम लोग देखें तो भारतीय इतिहास को लिपियों के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है मध्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो आइए इन सबको हम लोग नोट भी करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका जो विभाजन है क्या कितने आधारों पर किया गया है। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि इतिहास के विभाजन को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इतिहास का विभाजन दो आधारों पर किया गया है। इतिहास का विभाजन दो आधारों पर किया गया है। दो आधार कौन कौन से हैं? इसमें जो है पहला है लिपि के आधार पर, दूसरा होगा उपकरणों के आधार पर। उपकरणों के आधार पर तो भारतीय इतिहास के विभाजन को हम लोग दो आधारों पर इसे विभक्त किया जाता है या विभाजित किया जाता है। इसमें पहला है लिखे गए साक्ष्यों के आधार पर या लिपि चिन्हों के आधार पर और दूसरा है उपकरणों के आधार पर। तो आइए सबसे पहले हम लोग लिपियों के आधार पर इतिहास के विभाजन को पढ़ते हैं। तो अगर हम लोग लिपियों के आधार पर देखें तो लिपियों के आधार पर इतिहास का जो विभाजन है तीन आधारों पर किया गया है। इसमें पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है मध्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो आइए हम लोग इसको लिखते हुए चलते हैं। लिपियों के आधार पर इतिहास का विभाजन, लिपियों के आधार पर इतिहास का विभाजन। तो लिपियों के आधार पर इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। लिपि चिन्हों के आधार पर इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। लिपि चिन्हों के आधार पर या लिपियों के आधार पर इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है मध्य ऐतिहासिक काल, पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है मध्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, मध्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को अंग्रेजी में कहा जाता है प्री हिस्टोरिक पीरियड।
प्री हिस्टोरिक पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल को अंग्रेजी में कहा जाता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और ऐतिहासिक काल को कहा जाता है हिस्टोरिक पीरियड। इन तीन आधारों पर हम लोग इतिहास को लिपि के आधार पर बांट सकते हैं, जिसमें से पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो किन आधार पर किया जाएगा? तो स्टडी में जो प्रागैतिहासिक काल है, जिस समय मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, उसको लिपि चिन्हों का ज्ञान नहीं था, तो वहां पर उस काल को कहा जाएगा प्रागैतिहासिक काल। इसका मतलब क्या होगा? प्रागैतिहासिक काल का मानव लिपि चिन्हों से परिचित नहीं था, यानी कि यहाँ पर लिपियों का ज्ञान नहीं था। दूसरी चीज आएगी, जब लिपियों का ज्ञान ही नहीं था तो इसे क्या पढ़ा जाएगा? तो प्रागैतिहासिक काल को इसे जब लिखा ही नहीं है तो पढ़ा क्या जाएगा? जब लिपि चिन्ह का ज्ञान ही नहीं है तो इसे ना तो लिखा गया है ना तो पढ़ा गया है, तो इसे कहा जाएगा प्रागैतिहासिक काल। दूसरा आएगा हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक आते आते मानव जो है लिपि चिन्हों से परिचित हुआ, लेकिन वह कुछ इस प्रकार से लिखा है कि इसे अभी तक वर्तमान तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, और इसे कहा जाता है ऐतिहासिक काल। तीसरा हमारा आएगा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में वे समस्त घटनाएं जिनका हमारे पास लिखित साक्ष्य भी है और उनको पढ़ा भी गया है, उनको हम लोग कहते हैं ऐतिहासिक साक्ष्य। तो आइए इसको हम लोग जो है एक एक करके इनको विस्तार से पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहला हेडिंग होगा हमारा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाएगा? तो प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड जिसे ना तो लिखा गया है ना तो पढ़ा गया है, उसे कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का मानव लिपि चिन्हों से परिचित नहीं था, यानी कि उसे जो है लिपि चिन्हों का ज्ञान नहीं था। जब लिपि चिन्हों का ज्ञान नहीं था तो उसके अध्ययन का आधार क्या होगा? तो उसके अध्ययन का आधार या अध्ययन का स्रोत केवल एक ही हो सकता है, जिसका नाम है पुरातात्विक। तो आइए इसको हम लोग लिख देते हैं। इतिहास का वह कालखंड इतिहास का वह कालखंड जिसे ना तो लिखा गया है और ना ही पढ़ा गया है। इतिहास का वह कालखंड जिसे ना तो लिखा गया है और ना ही पढ़ा गया है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इतिहास का वह कालखंड जिसे ना तो लिखा गया है ना पढ़ा गया है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल ना तो लिखा गया है और ना ही पढ़ा गया है, तो इसमें क्या लिपि चिन्ह का आविष्कार हुआ था, मानव लिपि से परिचित था। तो इसका उत्तर होगा कि मानव प्रागैतिहासिक काल में लिपि चिन्हों से परिचित नहीं था। दूसरा पॉइंट होगा इस काल का मानव लिपि चिन्हों से परिचित नहीं था। प्रागैतिहासिक काल का मानव लिपि चिन्हों से परिचित नहीं था। अगर मानव लिपि चिन्हों से परिचित नहीं था तो यहाँ पर ना तो कुछ लिखा गया है और मानव को ना तो लिपियों का ज्ञान था। तो प्रागैतिहासिक काल जो है इसके अध्ययन का स्रोत क्या होगा, इसका हम लोग अध्ययन कैसे करेंगे? तो प्रागैतिहासिक काल का जो अध्ययन है हम लोग पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर करेंगे। अब पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर किन आधार पर करेंगे? तो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर जो उनके भवन थे, जो टीले थे, क्या क्या होते हैं, जो उनके उपकरण मिले हुए हैं, जो अवशेष
अध्ययन का स्रोत पुरातात्विक है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग देखें कि इतिहास का वह कालखंड जिसे ना तो लिखा गया है और ना ही पढ़ा गया है, उसे कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल में मानव लिपि चिन्हों से परिचित नहीं था। तो इसके अध्ययन का आधार क्या है? इसके अध्ययन का आधार है पुरातात्विक। तो इसमें कौन से काल को रखा जाएगा? इसमें रखा जाएगा जैसे पाषाण काल, इसके अंतर्गत रखा जाएगा पाषाण काल को। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाएगा पाषाण काल। जो पाषाण काल है, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। स्टार्टिंग में जब मानव की उत्पत्ति हुई थी, मानव के सामने केवल पत्थर ही पत्थर थे इस सृष्टि में, इस संसार में। तो मानव के सामने पत्थर ही पत्थर था, मानव पत्थरों से औजार वगैरह बनाता था। तो इसलिए इस काल को पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण काल को वापस से 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है जो सबसे प्राचीन समय था, जिसे कहा जाता है पूरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल। और तीसरा है नव पाषाण काल। इस प्रकार से हम लोग देखें, जो पाषाण काल है, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। जो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल जो है आरंभ से लेके, यानी कि मानव की उत्पत्ति से लेके, जहां से मानव की उत्पत्ति हुई वहां से, यानी कि अज्ञात काल से लेकर, पूरा पाषाण काल अज्ञात काल से लेकर, इसका समय होगा अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व तक। 8000 ईसा पूर्व तक, अज्ञात काल से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक का जो समय है, उसके अंतर्गत हम लोग पाषाण काल को रखते हैं। अब ये ईसा पूर्व क्या है? ईसा पूर्व को हम लोग कल की वीडियो में, कल के क्लास में डिस्कस किए हैं कि ईसा पूर्व क्या है और ईस्वी क्या है। दूसरा हमारा काल है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल कहां से स्टार्ट होगा? तो मध्य पाषाण काल हमारा जो है ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व या बीसी तक है। ईसा पूर्व को हम लोग अंग्रेजी में बीसी लिखते हैं, बिफोर क्राइस्ट। तो मध्य पाषाण काल 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक है। और नव पाषाण काल की अगर हम लोग बात करें, तो हमारा जो नव पाषाण काल है ये 4000 ईसा पूर्व से स्टार्ट होगा, 4000 बीसी से स्टार्ट होता है और यह जाता है 2500 यानी कि 2500 ईसा पूर्व तक, 2500 ईसा पूर्व तक। तो ये होगा पाषाण काल का विभाजन। पाषाण काल का जो है 3 भागों में बांटा गया। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल। पाषाण काल का पूरा पाषाण काल जो है, पूरा पाषाण काल का समय अज्ञात काल से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक है। मध्य पाषाण काल 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक है। और नव पाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक है। अब ये जो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल को वापस से हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। पूरा पाषाण काल को वापस से 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है।
तीन भाग कौन कौन से होंगे? तो पूरा पाषाण काल को जब तीन भागों में हम लोग बांटते हैं तो इसमें से पहला होता है निम्न पूरा पाषाण काल। दूसरा होगा मध्य पूरा पाषाण काल। और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अब अगर इनके हम लोग समय की बात करें तो जो निम्न पूरा पाषाण काल है ये प्रारंभ से लेके प्रारंभ से इसका मतलब जहां पर मानव का जन्म हुआ था, प्रारंभ से लेके मानव के जन्म से लेके 1 लाख ईसा पूर्व तक है। तो हम लोग लिख सकते हैं से 1 लाख ईसा पूर्व तक जो निम्न पूरा पाषाण काल है, एक प्रारंभ से लेके 1 लाख ईसा पूर्व तक है। मध्य पूरा पाषाण काल जो है ये 1 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक है। 40,000 ईसा पूर्व तक है। और जो उच्च पूरा पाषाण काल है, उच्च पूरा पाषाण काल हमारा जो है ये स्टार्ट होता है 40,000 ईसा पूर्व से लेके 8,000 ईसा पूर्व तक। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं प्रारंभ काल से लेके या अज्ञात काल से लेके 8,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वही क्या कहलाता है? पूरा पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया है। पहला निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा जो है उच्च पूरा पाषाण काल। तो यहां तक आते आते हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा जो पाषाण काल है वो पाषाण काल का समय कहां से कहां तक है? तो हमारा जो पाषाण काल है, पाषाण काल का समय है, पाषाण काल इसका समय होगा अज्ञात काल से लेकर या आरंभ से लेकर, इसके अगर हम समय की बात करें अज्ञात काल या प्रारंभ से लेकर, प्रारंभ से 2,500 ईसा पूर्व तक जो हमारा पाषाण काल है, पाषाण काल अज्ञात काल से लेके 2,500 ईसा पूर्व तक है। और इस पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को वापस से हम लोग तीन भागों में बांट दिए। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल जो प्रारंभ से लेके 1 लाख ईसा पूर्व तक है। दूसरा है मध्य पाषाण काल जो 1 लाख ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक है। और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल जो 4,000 ईसा पूर्व से लेके 40,000 ईसा पूर्व से लेके 8,000 ईसा पूर्व तक है। 40,000 ईसा पूर्व से लेके 8,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है ये हमारा है उच्च पूरा पाषाण काल। उसके बाद मध्य पाषाण काल 8,000 ईसा पूर्व से लेके 4,000 ईसा पूर्व तक और नव पाषाण काल 4,000 ईसा पूर्व से लेके 2,500 ईसा पूर्व तक का है। तो इतना जो समय है ये हमारा प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत या पाषाण काल के अंतर्गत आता है। अब हमारा दूसरा भाग स्टार्ट होगा जिसे कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। दूसरे विभाजन में हम लोग पहुंचते हैं। जो हमारा दूसरा भाग है, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। इसको अंग्रेजी में कहेंगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल। अब
ऐतिहासिक काल किसे कहा जाएगा? तो आद्य ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड जिसे लिखा तो गया है किंतु इसे पढ़ा नहीं जा सका है। यानी कि इसमें जो है मानव लिपि चिन्हों से परिचित था, लेकिन वह कुछ इस प्रकार से लिख गया है कि इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। तो इसके अंतर्गत इतिहास का वह कालखंड जिसमें या जिसका लिखित साक्ष्य है किंतु उसे वर्तमान तक या अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। इसमें लिखित साक्ष्य है लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यानी कि कुछ इस प्रकार से लिखे गए हैं कि उनकी लिपि अभी भी हमारे समझ में नहीं आती, हम उसको पढ़ने में असमर्थ हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? इस काल में, आद्य ऐतिहासिक काल में मानव जो है लिपि चिन्हों से परिचित था। इस काल का मानव लिपि चिन्हों से परिचित था। जब लिपि चिन्हों से परिचित था उसने लिखा, लेकिन लिखावट कुछ इनकी इस प्रकार की है कि इसे हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। तो ये लोग कैसे लिखे हैं? ये लोग, इनकी जो लिपि थी पिक्टोग्राफिक लिपि थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी। जैसे ये लोग कुछ इस प्रकार से लिखे हैं, जैसे अगर हम लोग देखें कैसे ये लोग लिखे हैं, तो इनकी जो लिपियां हैं कुछ इस प्रकार से ये लोग सिंबल के रूप में लिखे हैं। इस प्रकार के सिंबल बनाए हैं और कुछ इस प्रकार के सिंबल का प्रयोग किए हैं ये लोग। तो इनकी जो लिपि है इसको हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। उस सिंबल का प्रयोग ऐसे मिलता है, ऐसे इस प्रकार से लिखे हैं ये लोग। कुछ सिंबल का प्रयोग ऐसे मिलता है, कुछ लिपियों का प्रयोग ऐसे, इस प्रकार से ये लोग लिखे हैं। ऐसे लिखे गए हैं और इनकी लिखावट को हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए। लिखे तो हैं कि लोग लिपि बनाए हैं, मतलब लिपि चिन्हों का विकास था इनके समय में, लेकिन ये लोग कुछ इस प्रकार से लिखे हैं, ये हमारे लिए अभी भी क्या बोलते हैं, पढ़ने योग्य नहीं है। तो यही चीज लिखा गया है कि इतिहास का वह कालखंड जिसका लिखित साक्ष्य तो है लेकिन उसे अभी तक या वर्तमान तक पढ़ा नहीं जा सकता है, उसे कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। इस काल का मानव लिपि चिन्हों से परिचित था। ये उनकी कुछ लिपियां हैं जो इस प्रकार से वो लोग लिख के गए हैं। तो अगर बात किया जाए जब इसको पढ़ा नहीं जा सका है तो आद्य ऐतिहासिक जो काल है हमारा, आद्य ऐतिहासिक काल के अध्ययन का आधार क्या होगा? तो भाई लिखे हैं जब पढ़ा नहीं गया है तो अध्ययन का आधार एक ही हो सकता है जिसका नाम है पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल का अध्ययन करेंगे। तो इसको हम लोग लिखते हैं, इसके अध्ययन का स्रोत या अध्ययन का आधार पुरातात्विक है। आद्य ऐतिहासिक काल के अध्ययन का आधार भी पुरातात्विक है। अब बात आती है आद्य ऐतिहासिक काल जो है, आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत किसको रखा जाएगा? तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत दो प्रकार की सभ्यताओं को रखा जाता है। एक है सिंधु घाटी की सभ्यता और दूसरा है वैदिक सभ्यता। तो लिख सकते हैं हम लोग इसके आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत
काल के अंतर्गत वैदिक सभ्यता, सॉरी सबसे पहले इसके अंतर्गत सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता को रखा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी की सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता को रखा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं जो आद्य ऐतिहासिक काल है, इस आद्य ऐतिहासिक काल को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होगा सिंधु घाटी की सभ्यता, पहला है सिंधु घाटी की सभ्यता और दूसरा है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इसका समय क्या होगा? तो हाँ हम लोग पीछे पढ़ के अभी आए हैं कि जो हमारा प्रागैतिहासिक काल था या जो हमारा नवपाषाण काल था, ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, कहाँ पे समाप्त हुआ था? तो हमारा नवपाषाण काल समाप्त हुआ है 2500 ईसा पूर्व। तो ये 2500 ईसा पूर्व से हमारा जो है आद्य ऐतिहासिक काल स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें पहला है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो ये 2500 ईसा पूर्व से स्टार्ट होगा, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो सिंधु घाटी सभ्यता का समय है। दूसरा सभ्यता है इसमें हमारा वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का जो समय है ये स्टार्ट हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है इसे कहा जाता है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को आपस से दो भागों में बांटा गया है। एक पहला है इसमें ऋग वैदिक सभ्यता, पहला है ऋग वैदिक सभ्यता, दूसरा है उत्तर वैदिक सभ्यता। दूसरा है उत्तर वैदिक सभ्यता। अगर ऋग वैदिक सभ्यता के काल की बात किया जाए तो इसका समय है 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक। अगर उत्तर वैदिक सभ्यता की बात की जाए तो इसका समय है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। तो यहाँ तक आते आते उत्तर वैदिक सभ्यता तक आते आते हमारा जो आद्य ऐतिहासिक काल है वो भी कंप्लीट होता है। इस प्रकार से हम आद्य ऐतिहासिक काल को निर्धारित कर सकते हैं कि हमारा आद्य ऐतिहासिक काल कहां से कहां तक है। तो स्टार्ट कहां से हुआ है? 2500 ईसा पूर्व से हुआ है। ये स्टार्ट हुआ है 2500 ईसा पूर्व से और समाप्त कहां पर हुआ है? 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व में समाप्त हुआ है। तो 2500 से लेके 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है इसे कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। और यहाँ पे हमारा तीसरा पार्ट स्टार्ट होगा जिसे कहा जाता है ऐतिहासिक काल। तो आइए ऐतिहासिक काल में हम लोग ऐतिहासिक काल की तरफ चलते हैं। ऐतिहासिक काल, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है हिस्टोरिकल पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड ये हमारा थर्ड डिवीजन तीसरा भाग है जिसे कहा जाता है हिस्टोरिक पीरियड। तो आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में हमने बताया था कि इतिहास का वह कालखंड जिसमें लिखित साक्ष्य भी है और उन्हें पढ़ा भी गया है उसे कहा जाता है ऐतिहासिक काल। तो इसमें इस काल का मानव जीवन से परिचित था, बिल्कुल परिचित था। ऐतिहासिक
ऐतिहासिक काल का मानव लिपि चिन्हों से परिचित था। क्या उसकी लिपि को पढ़ा गया है? हाँ, उसकी लिपि को पढ़ा भी गया है। तो इसके अध्ययन का आधार क्या होगा? तो इसके अध्ययन का आधार होगा पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों होगा। लिखा है और उसे पढ़ा गया है तो इसके अध्ययन का आधार होगा पुरातात्विक एवं साहित्यिक। तो इसको हम लोग आइए नोट कर लेते हैं। इतिहास का वह कालखंड इतिहास का वह कालखंड जिसमें लिखित साक्ष्य भी हैं, जिसमें लिखित साक्ष्य भी हैं और उन्हें पढ़ा भी गया है। इसमें लिखित साक्ष्य भी है और उन्हें पढ़ा भी गया है, उसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। यानी कि इसमें लिखित साक्ष्य भी है और इन साक्ष्यों को हम लोग पढ़ भी सकते हैं। इनकी जो लिखावट है इसे हम लोग पढ़ भी सकते हैं। तो इसमें मानव लिपि चिन्हों से परिचित था। लिपि चिन्हों का आविष्कार हुआ तो हाँ, मानव इसमें लिपि से परिचित था। इस काल में या इस काल का मानव लिपि से परिचित था, लिखा है। तो इसके अध्ययन का आधार क्या होगा? अध्ययन का आधार होगा पुरातात्विक एवं साहित्यिक। आज ऐतिहासिक काल के अध्ययन का जो आधार है वो पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों है। अब यहाँ तक आते आते कि जो इतिहास जो लिपियों के आधार पर लिखा गया, सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल ना तो लिखा गया ना तो पढ़ा गया है। आद्यैतिहासिक काल लिखा गया है किंतु उसे पढ़ा नहीं गया है। ऐतिहासिक काल लिखा भी गया और उसे पढ़ा भी गया है। तो इसका हम लोग एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं और उस टेबल से पूरी की पूरी जानकारी उसमें हमें मिल जाएगी। तो आइए हम लोग एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं। इस टेबल में पहला काल, दूसरा होगा लिपि, तीसरा होगा पढ़ने योग्य, और चौथा होगा अध्ययन का आधार। ये चार काल हम लोग बना लेंगे। अब काल में सबसे पहला हम लोग लिखेंगे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। अब अगर पूछा जाए प्रागैतिहासिक काल को लिखा गया है तो हमने आपको बताया कि इतिहास का वह कालखंड जिसे ना तो लिखा गया है और ना ही पढ़ा गया है, वही प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। तो प्रागैतिहासिक काल का मानव लिपि चिन्हों से परिचित नहीं था। इसका मतलब इस काल में मानव को लिपि का ज्ञान नहीं था और ना ही लिपि थी। जब लिपि नहीं थी तो क्या वह पढ़ने योग्य होगा? तो पढ़ने योग्य भी नहीं है। तो इसके अध्ययन का आधार क्या होगा? इसके अध्ययन का आधार होगा पुरातात्विक। पुरातात्विक इसके अध्ययन का आधार होगा पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करेंगे। हमारा दूसरा काल होगा जो है आद्य ऐतिहासिक काल।
लिपियों का आविष्कार हुआ था, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो इसमें लिपि तो है लेकिन वह पढ़ने योग्य नहीं है। जब लिपि है वह पढ़ने योग्य नहीं है, तो इसके भी अध्ययन का आधार क्या होगा? इसका भी अध्ययन का आधार होगा पुरातात्विक साक्ष्य या स्रोत। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। और तीसरा आएगा हमारा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल में लिपि है, हाँ इसमें लिपि लिखा भी गया है। क्या यह पढ़ने योग्य है? यह पढ़ने योग्य भी है। तो जब इसमें लिपि है और पढ़ने योग्य भी है, तो इसके अध्ययन का आधार क्या होगा? इसके अध्ययन का आधार होगा पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों। पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों। तो इस प्रकार से एक टेबल के माध्यम से हम तीनों कालखंडों को आसानी से समझ सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल, लिपि इसमें नहीं है तो पढ़ने योग्य भी नहीं है, इसके अध्ययन का आधार क्या होगा? पुरातात्विक होगा। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, लिपि है लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया है, तो इसके लिए अध्ययन का आधार क्या होगा? पुरातात्विक होगा। तीसरा है ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल में लिपि भी है, इसे पढ़ा भी गया है, तो इसके अध्ययन का आधार होगा पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों। अब बात किया जाए प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किस काल को रखा जाएगा? तो इसके अंतर्गत हम लोग रखते हैं पाषाण काल। इसमें पाषाण काल को रखा जाएगा। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत किसको रखा जाएगा? तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत दो सभ्यताओं को रखा जाता है, एक सिंधु सभ्यता और दूसरा वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता और दूसरा है वैदिक सभ्यता। अब तीसरा हमारा है ऐतिहासिक काल, इसे लिखा भी गया है, पढ़ा भी गया है, तो इसके अध्ययन का आधार होगा पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों। अब बात आती है जो हमारा ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा गया है। ऐतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो आइए हम लोग इसका डिवीजन करते हैं, इसको विभाजित करते हैं। काल, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा गया है। ऐतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। ऐतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा गया, जिसमें पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। जो प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या इसमें रखा जाता है? इसमें जो है सबसे पहला है प्राचीन भारत के अंतर्गत पहला है इसमें महाजनपद काल। प्राचीन भारत के अंतर्गत पहला है हमारा महाजनपद काल। महाजनपद काल को इसका जो समय होगा एक होगा 6वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। महाजनपद काल जिसमें हम लोग पढ़ते हैं 16 महाजनपदों को, ये जो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व इसका समय होगा। इसके अंतर्गत दूसरा होगा हमारा मगध साम्राज्य, दूसरा है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य का जो समय होगा, इसका समय होगा 600 ईसा पूर्व से लेके 300 ईसा पूर्व तक। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मगध साम्राज्य में। और
मगध साम्राज्य में कई वंशों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हर्यन वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मगध के बाद अगला आएगा, अगला साम्राज्य हमारा चालू होगा जिसका नाम है मौर्य काल। अगला है मौर्य काल। मौर्य काल हमारा स्टार्ट होगा 323 ईसा पूर्व से और 184 ईसा पूर्व तक चलेगा मौर्य काल। मौर्य काल के बाद हम लोग पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। अगला होगा मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल स्टार्ट हो जाएगा 184 ईसा पूर्व से और यह चलेगा 313 ईस्वी तक। 184 बीसी से 313 एडी या ईस्वी तक। मौर्योत्तर काल के बाद आगे आएगा गुप्त काल। अगला गुप्त काल। गुप्त काल का जो समय होगा यह होगा 319 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक, ईस्वी या एडी तक। और अगला होगा हर्षवर्धन काल। लास्ट होगा इसमें का हर्षवर्धन काल, जो स्टार्ट हो जाएगा 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक। यहाँ तक जो है महाजनपद काल से लेके हर्षवर्धन काल तक हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत के बाद हमारा दूसरा भाग स्टार्ट हो जाएगा जिसे कहा जाता है मध्यकालीन भारत। अगर मध्यकालीन भारत की बात किया जाए तो जो हमारा मध्यकालीन भारत है यह स्टार्ट हो जाएगा 8वीं शताब्दी से, ठीक है, या 712 ईस्वी से। मध्यकालीन भारत 712 ईस्वी से स्टार्ट होगा और यह जाएगा 1707 ईस्वी तक। 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी का जो टाइम पीरियड है इसके अंतर्गत हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ते हैं। तो आइए मध्यकालीन भारत के इतिहास की तरफ हम लोग आगे चलते हैं। दूसरा विभाजन इसके अंतर्गत हमारा होगा मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है जैसा कि हमने समय बताया आपको, यह स्टार्ट हो जाएगा 712 से और यह जाएगा 1717 तक। 712 ईस्वी से लेकर 1717 ईस्वी तक। मध्यकालीन भारत के इतिहास को दो भागों में बांट दिया जाता है। मध्यकालीन भारत के इतिहास को दो भागों में बांटा गया है। एक होगा पूर्व मध्यकालीन भारत, पहला वाला होगा पूर्व मध्यकालीन भारत। दूसरा होगा उत्तर मध्यकालीन भारत। पूर्व मध्यकालीन भारत और दूसरा होगा उत्तर मध्यकालीन भारत। जो पूर्व मध्यकालीन भारत है, पूर्व मध्यकालीन भारत का जो समय है इसका समय होगा 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक। 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक। और जो हमारा उत्तर मध्यकालीन भारत है इसका समय होगा 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक। इस प्रकार से मध्यकालीन भारत को दो भागों में बांटा गया। पहला
पूर्व मध्यकालीन भारत, दूसरा उत्तर मध्यकालीन भारत। अब जो पूर्व मध्यकालीन भारत है इसे वापस से हम लोग तीन भागों में बांट देंगे। पूर्व मध्यकालीन भारत को वापस से तीन भागों में बांटा गया है। जिसमें पहला होगा उत्तर भारत, दूसरा है दक्कन और तीसरा है दक्षिण भारत। इस प्रकार पूर्व मध्यकालीन भारत को तीन भागों में बांटा गया। पहला उत्तर भारत, दूसरा दक्कन और तीसरा जो है दक्षिण भारत। तो उत्तर भारत के अंतर्गत इसमें हम लोग तीन राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। पहला राजपूत, दूसरा पाल और तीसरा गुर्जर प्रतिहार। इसके अंतर्गत पहला इसमें पढ़ेंगे राजपूत, दूसरा इसके अंतर्गत पढ़ेंगे पाल वंश और तीसरा इसके अंतर्गत पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार राजवंश। तो इन तीन राजवंशों को हम लोग पढ़ेंगे उत्तर भारत के अंतर्गत। दूसरा हमारा होगा दक्कन। दक्कन में हम लोग पढ़ेंगे इसमें पहला चालुक्य, इसके अंतर्गत पहला रखा जाएगा चालुक्य, दूसरा होगा पल्लव और तीसरा इसके अंतर्गत होगा राष्ट्रकूट। इनको रखा जाता है दक्कन के अंतर्गत। अगर दक्षिण भारत की बात किया जाए तो दक्षिण भारत के अंतर्गत इसमें पहला आएगा चेर एवं पांड्य राजवंश। इसके अंतर्गत दूसरा हम लोग रखेंगे चोल राजवंश को। चोल और तीसरा होगा शाही चोल। तो पूर्व मध्यकालीन भारत के इतिहास को जो 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक का जो समय है इसे तीन भागों में बांटा गया है। उत्तर भारत, दक्कन, दक्षिण भारत। तो उत्तर भारत में सबसे पहला वंश पढ़ेंगे राजपूत वंश, दूसरा पाल वंश, तीसरा गुर्जर प्रतिहार राजवंश। उसके बाद दक्कन में हम लोग एंट्री करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे चालुक्य, चालुक्य के बाद पल्लव, पल्लव के बाद राष्ट्रकूट वंश। उसके बाद दक्षिण भारत में हम लोग पढ़ेंगे चेर राजवंश जो था, पांड्य राजवंश, चोल और शाही चोल के बारे में हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। अब हमारा जो है मध्यकालीन भारत का जो दूसरा विभाजन है जिसे कहा जाता है उत्तर मध्यकालीन भारत। उत्तर मध्यकालीन भारत को भी सुविधा की दृष्टि से तीन भागों में बांटा गया है। उत्तर मध्यकालीन भारत को भी हम तीन भागों में बांट सकते हैं। इसमें पहला होगा उत्तर भारत, इसमें भी पहला उत्तर भारत, उत्तर भारत, दूसरा दक्कन और तीसरा दक्षिण भारत। तीसरा दक्षिण भारत। उत्तर मध्यकालीन भारत को भी तीन भागों में बांटा गया। पहला उत्तर भारत, दूसरा दक्कन और तीसरा दक्षिण भारत। उत्तर भारत के अंतर्गत इसमें हम लोग पढ़ेंगे जैसे चौहान राजवंश के बारे में,
इसमें हम लोग पढ़ेंगे चौहान वंश। चौहान वंश के बाद इसमें हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के बाद इसमें हम लोग पढ़ेंगे मुगल काल। इन तीन को हम लोग पढ़ेंगे उत्तर भारत में, चौहान वंश, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल। दिल्ली सल्तनत में जो 5 राजवंशों ने शासन किया है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इनको हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में। मुगल काल के जो मुगलों का जब उदय हो रहा था, जो मुगलों के बादशाह थे जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सभी जो है इसको हम लोग मुगल काल के अंतर्गत पढ़ेंगे। सत्तर में हम लोग दो साम्राज्य को पढ़ेंगे, एक होगा विजयनगर साम्राज्य और दूसरा होगा बहमनी साम्राज्य। इसमें पहला होगा विजयनगर साम्राज्य और दूसरा होगा बहमनी साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य को हम लोग पढ़ेंगे दक्कन के अंदर। और इसके बाद तीसरा हमारा आएगा इसमें जो है जिसे कहा जाता है दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत के अंतर्गत इसमें जो है हम लोग 3 वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें है सबसे पहला देवगिरी का यादव वंश। इसमें पहला आएगा यादव वंश। यादव वंश कहां का था? देवगिरी का था। दूसरा इसके अंतर्गत आएगा काकतीय वंश और तीसरा आएगा होयसल वंश। दूसरा इसमें आएगा काकतीय वंश और तीसरा इसके अंतर्गत आएगा होयसल वंश। इन 3 वंशों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण भारत के अंतर्गत। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा मध्यकालीन भारत का इतिहास का जो सिलेबस है और इसका विभाजन। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं हमारा जो मध्यकालीन भारत है यह 712 ईस्वी से स्टार्ट होगा और 1707 ईस्वी में समाप्त हो जाएगा। यानी कि 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक का जो समय है वो हमारा मध्यकालीन भारत का समय है। मध्यकालीन भारत को कितने भागों में बांटा गया? मध्यकालीन भारत को 2 भागों में बांटा गया। पहला पूर्व मध्यकालीन भारत था, पूर्व मध्यकालीन भारत, दूसरा उत्तर मध्यकालीन भारत। पूर्व मध्यकालीन भारत का जो समय है ये है 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक और उत्तर मध्यकालीन भारत का जो समय है ये है 12वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक। पूर्व मध्यकालीन भारत को 3 भागों में बांटा गया है। पहला उत्तर भारत। उत्तर भारत के अंतर्गत हम लोग 3 शासकों को पढ़ेंगे। पहला है राजपूत, दूसरा है ताल और तीसरा है गुर्जर प्रतिहार राजवंश। दूसरा भाग आएगा हमारा दक्कन। दक्कन के अंतर्गत 3 लोग को हम लोग पढ़ेंगे, पहला चालुक्य, दूसरा पल्लव और तीसरा राष्ट्रकूट। इसके बाद तीसरा आएगा हमारा दक्षिण भारत। दक्षिण भारत के अंतर्गत चेर, चोल, पांड्य आएंगे, चोल आएंगे और शाही चोल। चेर, चोल, पांड्य और शाही चोल लोग इसका अध्ययन करेंगे हम लोग दक्षिण भारत के अंतर्गत करेंगे। उसके बाद उत्तर मध्यकालीन भारत को अलग से 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है उत्तर भारत, दूसरा है दक्कन और तीसरा है दक्षिण भारत। तो उत्तर भारत में सबसे पहला आएगा चौहान वंश, जिसका सबसे मशहूर शासक हुआ, सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ पृथ्वीराज चौहान। दूसरा आएगा दिल्ली सल्तनत, जिसमें 5 प्रमुख राजवंशों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद अगला आएगा मुगल काल, जिसका संस्थापक माना जाता है बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। उसके बाद आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो दक्कन में हम लोग 2 साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, एक होगा विजयनगर साम्राज्य और दूसरा होगा बहमनी साम्राज्य। उसके बाद दक्षिण भारत में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे यादव वंश। कहां का था? यादव वंश देवगिरी का यादव वंश। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे काकतीय वंश। काकतीय वंश कहां का था? तो वारंगल का काकतीय वंश। उसके बाद द्वार समुद्र का होयसल वंश। इन तीनों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या होते हैं दक्षिण भारत में। यहां तक आते आते हमारा जो मध्यकालीन भारत का
सिलेबस था वो कंप्लीट होता है। अब इसके आगे हमारा तीसरा भाग स्टार्ट होगा जिसे कहा जाता है आधुनिक भारत का इतिहास। तीसरा आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत स्टार्ट कहां से होगा? ये स्टार्ट होगा औरंगजेब की मृत्यु 1707 से और जाएगा कहां तक? यह जाएगा 1964 तक। आधुनिक भारत को हम लोग पढ़ते हैं 18वीं शताब्दी से लेके 1964 तक, 1707 से लेके 1964 तक। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत में पहला पॉइंट हमारा होगा कि मुगल साम्राज्य का पतन। मुगल साम्राज्य का पतन। मुगल साम्राज्य का पतन के बाद इसके बाद इसमें दूसरा टॉपिक हमारा आएगा जिसे कहा जाता है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। जो यूरोपीय कंपनियां भारत में आई हुई हैं, जैसे चाहे वह पुर्तगाली हो, सबसे पहले आए पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, इन सबको हम लोग पढ़ेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी और डेनिश और फ्रांसीसी। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा होगा भारत में नवीन राज्यों का उदय। नवीन राज्यों का उदय। जो नवीन राज्य, जैसे इसमें बंगाल, जैसे बंगाल हो गया, उसके बाद अवध हो गया, कर्नाटक हो गया, सिख राज्य पंजाब हो गया, मराठा साम्राज्य, मराठा साम्राज्य का उदय जो होगा, इन सबको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें भारत में नवीन राज्यों का उदय। इसके बाद अगला टॉपिक होगा हमारा कुछ सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, इसको भी हम लोग इसी में पढ़ेंगे। इसके बाद अगला होगा, अगला टॉपिक होगा, अगला टॉपिक होगा हमारा राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना। इसके पहले एक टॉपिक हम लोग और पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, ये भी इसी में पढ़ा जाएगा। इसके बाद अगला होगा 1857 की क्रांति के बाद इसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना। राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसी में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन।
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला उदारवादी चरण, दूसरा उग्रवादी चरण, और तीसरा गांधी। गांधी इसको पढ़ने के बाद आगे हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा उसे कहा जाएगा, जो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे 1947 के बाद गांधी युग चलेगा 1919 से लेकर 1947 तक। तो इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा समकालीन भारत। समकालीन भारत या स्वतंत्र भारत। समकालीन भारत इसे हम लोग पढ़ेंगे 1947 से लेके 1964 तक। समकालीन भारत को हम लोग पढ़ेंगे 1947 से लेके 1964 तक। ये तो हुआ पूरा का पूरा लिपियों के आधार पर इतिहास का विभाजन। लिपियों के आधार पर इतिहास के विभाजन को 3 भागों में बांटा गया। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्यैतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को वापस से हम लोग प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग पाषाण काल को रखे, और पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। इसके बाद दूसरा विभाजन हुआ आद्यैतिहासिक काल। आद्यैतिहासिक काल में हम लोग 2 भागों में बांटे, जिसमें पहला है सिंधु घाटी की सभ्यता और दूसरा है वैदिक सभ्यता। उसके बाद ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला था प्राचीन भारत, दूसरा था मध्यकालीन भारत और तीसरा था आधुनिक भारत। ये हुआ पूरा का पूरा लिपियों के आधार पर इतिहास का विभाजन। अब जो है उपकरणों के आधार पर इतिहास के विभाजन को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं एकदम शॉर्ट में। उपकरणों के आधार पर इतिहास का विभाजन। उपकरणों के आधार पर इतिहास के विभाजन को 4 भागों में बांटा गया है। उपकरणों के आधार पर इतिहास का जो विभाजन किया गया है इसे 4 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला होगा पाषाण काल, वही पाषाण काल जो हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पर भी पाषाण काल को 3 भागों में बांटेंगे। एक होगा पूरा पाषाण काल, दूसरा होगा मध्य पाषाण काल और तीसरा विभाजन होगा इसके अंतर्गत नव पाषाण काल। तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटेंगे। और जब पाषाण काल धीरे धीरे समाप्त हो रहा था, चल रहा था, इसी बीच में मानव ने एक नए धातु की खोज किया था जिसे कहा जाता है तांबा। तो अगला जो हमारा काल होगा वो होगा ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल हुआ क्या, मानव के पास स्टार्टिंग में पत्थर थे, पत्थर में जब उसने तांबे को मिला दिया तो दोनों को मिला के कहा गया ताम्र पाषाण काल। इसमें होगा ताम्र प्लस पाषाण, तांबा प्लस पत्थर, कॉपर प्लस स्टोन, इसे कहा गया ताम्र पाषाण काल। इसके बाद आगे चल के जब मानव ने तांबे में तेल मिलाया तो इससे एक नई धातु बन गई जिसे कहा जाता है कांस्य। तो यहाँ पर अगला काल होगा कांस्य युग।
कांस्य युग। इसमें क्या हुआ, इसमें कांस्य युग के दौरान, कांस्य युग में मानव ने ताम्र प्लस टिन, कॉपर में यानी कि तांबे में टिन मिलाया, इससे एक नई धातु बनी जिसे कहा जाता है कांसा, ब्रॉन्ज। अब उसके बाद हमारा अंतिम होगा चौथा, जिसे कहा जाता है लौह युग। लौह युग, ये लौह युग जो है ये वर्तमान में चल रहा है। अब देखना है आगे किस नए धातु का आविष्कार होता है। तो इन सब चीजों के आधार पर आज हम लोग जो है इतिहास के विभाजन को समझ लिए कि इतिहास का विभाजन तीन आधारों पर किया जाता है। दो आधारों पर है किए जाते हैं, एक युग के आधार पर, दूसरा जो है उपकरणों के आधार पर। तो युग के आधार पर तीन भागों में बांटा गया, प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, और उपकरणों के आधार पर इतिहास के विभाजन को चार भागों में बांटा गया। पहला था पाल काल, दूसरा ताम्रपाल काल, तीसरा कांस्य युग और चौथा लौह युग। तो आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं। कल जो है हम लोग इतिहास के पढ़ने के जो स्रोत हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग अगर वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए।